afternoon students, welcome to the YouTube channel of भगवान दास तोदी कॉलेज. माई सेल्फ गुलशन वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी. आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल. जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, उसका हमने टॉपिक लिया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. जो एनिमल्स हैं इतने का आप देखते हैं, छोटे से छोटे एनिमल से लेकर के अमीबा से लेकर के एलिफेंट तक या जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल जितनी भी हैं उनमें क्लासिफिकेशन का बेस साइंटिस्ट ने क्या बनाया है, किस आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेस जो हमारा है वो है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संगठन की कोटि. एनिमल्स की बॉडी जो है किस तरीके से उनका शरीर बना हुआ है, सेल लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है. दूसरा हमारा जो बेस है वो है सिमेट्री. सिमेट्री या सम्मिति जिसे बोलते हैं, ये सेकंड बेस है इसका. तीसरा आधार जो वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन का दिया वो है सिलोम, सिलोम या देहगुआ. फोर्थ सेगमेंटेशन एंड फिफ्थ एम्ब्रियोलॉजिकल बेस या भ्रूणिकी के आधार पर हम कह सकते हैं कि भ्रूण के आधार पर किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है. देखिए फर्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं. सबसे पहले ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे समझते हैं. ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं, छोटे से छोटा एनिमल सेल लेवल की बॉडी होती है. सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाता है ऑर्गन, एंड ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. सो इसे हम कहते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरीके से एनिमल की बॉडी बनी हुई है. सेल लेवल की उसका शरीर है, उसका टिश्यू लेवल का शरीर है, या उसका ऑर्गन लेवल का है या ऑर्गन सिस्टम लेवल का है. देखिए सेल लेवल के जो एनिमल्स हैं उनमें है प्रोटोजोआ, सबसे छोटे एनिमल. सिंगल सेल, ऑल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ए सिंगल सेल. एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ. सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके शरीर का संगठन. केवल एक कोशिका का टिश्यू, टिश्यू लेवल का शरीर पोरीफेरा के एनिमल्स का हो सकता है, सिलेंट्रेटा का एनिमल्स का हो सकता है. ऑर्गन लेवल फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिन्हें हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स, ऑर्गन टिश्यू लेवल का इनका होता है. एंड ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र जो है, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद वाले सभी फाइलम्स, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं एस्केहेल्मिन्थीज टू कॉर्डेटा, सभी बड़े जीव जितने भी हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल, सभी का जो शरीर होता है उनके शारीरिक संगठन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है. चलिए हम नेक्स्ट सेकंड जो क्लासिफिकेशन का बेस है इसकी बात करते हैं. सिमेट्री. सिमेट्री क्या है? सम्मिति. देखिए सिमेट्री की एक सिंपल डेफिनेशन है. सम्मिति, अगर किसी एनिमल को हम सेंटर से किसी भी प्लेन से अगर उसको बांटते हैं तो उसका शरीर अगर समान भागों में बट जाता है तो हम कहते हैं कि एनिमल क्या है, सिमेट्रिकल है. और अगर नहीं बट पाता है तो हम कहते हैं एसिमेट्रिकल एनिमल है. जिस तरीके से अभी बात करते हैं, देखिए सिमेट्री हम बताएंगे. सिमेट्री जनरली रेडियल सिमेट्री 2 टाइप्स की होती है, एंड बाइलेटरल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री की जब बात करते हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द एनिमल इनटू इक्वल हाफ्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने हाइड्रा ले लिया, ये हाइड्रा एक एनिमल है,
इसकी बॉडी को हम सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से इस तरीके से अगर डिवाइड करते हैं तो एनिमल की बॉडी इक्वल हाफ्स में बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं ऐसे एनिमल क्या है, रेडियली सिमेट्रिकल है। इसी तरह से रेडियल सिमेट्री जो है अधिकतर ऐसे जीवों के अंदर पाई जाती है जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मतलब सीडेंटरी एनिमल मोस्टली ऐसे होते हैं जो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी जो होती है चारों तरफ रहती है। तो एनिमल किसी भी साइड में अगर मूव कर पाता है तो ऐसे जंतुओं में अधिकतर रेडियल सिमेट्री मिलती है, जिसका एग्जाम्पल है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। These are three phylums comes into this category radial symmetry। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम जो है इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है, लेकिन एडल्ट स्टेज में हमेशा रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश, आपने देखा होगा स्टारफिश इस तरीके से एनिमल होता है, 5 आर्म्स होती हैं इसकी। स्टारफिश को अगर सेंट्रल एक्सिस से हम इस तरीके से सिमेट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसे अगर डिवाइड करेंगे तो एनिमल की बॉडी हमेशा इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, देखिए बाइलेटरल सिमेट्री की डेफिनेशन है व्हेन एनी प्लेन when single plane passes through the center axis of the body, divide animals into unequal or identical halves। सामान्य भाषा में हम बात करें कि यदि जंतु के शरीर को सेंटर एक्सिस से केवल सिंगल प्लेन से, अगर और किसी प्लेन से अगर हम उसे डिवाइड करते हैं तो वो बिल्कुल इक्वल हाफ्स में बट नहीं पाता। तो सिंगल प्लेन कौन सा होता है जनरली, जैसे ये देखिए ऑर्थ्रोपोडा का एनिमल है इंसेक्टा, बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स। अगर हम इसे बांटेंगे तो सेंटर से बिल्कुल सेंटर पॉइंट से सिंगल प्लेन, ये सिंगल प्लेन जनरली कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन। हम अपनी परिभाषा पे आते हैं। हमने बताया कि यदि जंतु का शरीर अगर एक सिंगल प्लेन से उसे बांटा जाए, डिवाइड किया जाए सेंटर एक्सिस से, तो जंतु का शरीर हमेशा 2 अनइक्वल हाफ्स में बढ़ जाता है। यानी कि एक हाफ्स जो उसका होता है वो बिल्कुल दूसरे से थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, जिसे हम कह सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ। ऐसे ही हम मनुष्य की बात करें तो देखिए मनुष्य के अंदर बाहर से हमें इस तरह से दिखाई देता है कि हम रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बट ऐसा नहीं होता है। अंदर जो इनके ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट है, हार्ट एक साइड में लेफ्ट साइड में पाया जाता है बट राइट में नहीं होता। तो हमारे बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इसलिए हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, मनुष्य भी इस कैटेगरी में आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, जिसमें दोनों हाफ्स बिल्कुल पहचानने योग्य होते हैं, अनइक्वल होते हैं। इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अभी मैंने बताया था कि कुछ जंतुओं के अंदर सिमेट्री पाई नहीं जाती, जिन्हें हम बोलते हैं एसिमेट्रिक एनिमल्स। एक कैटेगरी और हो सकती है एसिमेट्रिक एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनको पॉसिबल ही नहीं है, अगर उनको सेंटर एक्सिस से हम या किसी भी प्लेन से अगर उसे हम डिवाइड करना चाहें तो वो डिवाइड नहीं होता। कारण क्या है कि उनकी बॉडी जो होती है इर्रेगुलर शेप में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा, इनकी बॉडी किस तरीके से होती है, इर्रेगुलर शेप होती है इस तरीके से। तो इनका अब किधर से भी अगर हम इसको सिमेट्री की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ द इर्रेगुलर शेप और इर्रेगुलर बॉडी।
सो एसिमेट्रिक एनिमल कौन से होते हैं? अधिकतर प्रोटोजोआ के जंतु जो हैं, एग्जाम्पल प्रोटोजोआ या प्रिमिटिव एनिमल, ये सभी एसिमेट्रिक एनिमल कहलाते हैं। देखिए हमने भी बात की सिमेट्री जंतुओं के अंदर जो पाई जाती है, दूसरा बेस है, ये 3 तरह की मैंने बताई आपको। एसिमेट्री जिसमें बिल्कुल बॉडी डिवाइड नहीं होती है एनिमल की इक्वल हाफ्स में, दूसरा रेडियल सिमेट्री, और तीसरा टाइप है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में आपको बताया दोनों आइडेंटिकल अनइक्वल हाफ्स में बढ़ जाता है। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है ये अधिकतर, इसका एवोल्यूशन क्यों हुआ? रेडियल सिमेट्री पहले जंतुओं में पाई गई, लेकिन बाद वालों में बाइलेटरल सिमेट्री क्यों पाई गई? कारण क्या हुआ इसका? इसका कारण ये है कि बाइलेटरल सिमेट्री ऐसे जंतुओं में पाई जाती है जिनका एक्टिव मूवमेंट ज़्यादा होता है और वो पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करते हैं। पर्टिकुलर एक उनका डायरेक्शन होता है, उसी में मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ बॉडी को वो मूव कर सकते हैं इनकी तरह, सिलेंट्रेटा या इगानोडर्मेटा की तरह। क्या कारण होता है इनका एक डायरेक्शन में मूव करने का? बिकॉज ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबिलिटी जो होती है इनकी चारों तरफ नहीं होती है, पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में होती है उसी साइड में ये मूव करते हैं। और जब उस डायरेक्शन में जब ये मूव करते हैं तो बॉडी के जो सेंस ऑर्गन है सारे के सारे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं उस तरफ। तो एक ही साइड में अंग पाए जाते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर हम देखें कि हमारा एंटीरियर पोर्शन जो है हेड है, हेड के अंदर सेंस ऑर्गन सारे प्रेजेंट हैं, आईज है, ईयर्स है, इस तरीके से हमारे सभी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड। ये बाइलेटरल सिमेट्री का एक गुण है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट ऑफ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहेंगे सीलोम, हिंदी में कहते हैं देहगुआ। क्या है देहगुआ? सबसे पहले डिफाइन करते हैं सीलोम क्या है। देखिए अगर हमें सिंपल शब्दों में बताएं, स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, मतलब कि हमारे जो सेंटर में बिल्कुल आहार नाल पाई जाती है, आहार नाल और बाहरी देह भित्ति के बीच का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं सीलोम या देहगुआ। तो देहगुआ बाद में जंतुओं में बनने लगी सिमेट्री के बाद, तो इसको वैज्ञानिकों ने क्लासिफिकेशन का बेस बनाया। तो देहगुआ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, देखिए, या इसको हम दूसरी तरीके से ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। दूसरी परिभाषा से हम बात करें, स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लाइंड बाय मेसोडर्म, ये इसकी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा देखिए कैसे बनती है, ये किस तरीके से देहगुआ का विकास हुआ या देहगुआ किस प्रकार से, देखिए फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एंडोडर्म, इसके बाद आउटर लेयर जिसे हम कहेंगे एक्टोडर्म, देखिए ये है हमारी एंडोडर्म और ये है हमारी एक्टोडर्म। ठीक है, हमारी परिभाषा में हमने बताया कि स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का ये जो स्पेस हमें दिख रहा है, लाइंड बाय मेसोडर्म, मेसोडर्म के द्वारा घिरा हुआ जो रहता है, इस तरीके से ये मेसोडर्म, देखिए मेसोडर्म इस तरीके से कवर करके रखती है इसे, एंडोडर्म को, और स्प्लिटेड होती है ये इस तरीके से। ये देखिए ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर ऑफ मेसोडर्म, और ये है इनर लेयर ऑफ मेसोडर्म। सो हमने बताया आपको कि स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म लाइंड बाय मेसोडर्म, ये मेसोडर्म आप देख रहे हो दो इस तरीके से फैली हुई है बाहर की तरफ,
यानी एक्टोडर्म के पास, और दूसरा एंडोडर्म के साथ। इसके बीच का जो आपको पूरा स्पेस दिखाई दे रहा है, ये वाला, दैट इज सीलोम। इसे हम कहेंगे सीलोम या देहगुहा। हमारी बॉडी के जो सारे विसरल ऑर्गन है सारे सीलोम के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार अब सीलोम के अंदर अब बात करें, देहगुहा के आधार पर एनिमल्स को भी बांटा गया है। सीलोम देखो 2-3 तरह की हो सकती है। जिन जंतुओं में सीलोम नहीं पाई जाती, एब्सेंट होती है, इन एनिमल्स को हम बोलते हैं एसिलोमेट एनिमल। सीलोम एब्सेंट, क्या मतलब हुआ इसका, किस तरीके से, यानी कि सीलोम एब्सेंट क्यों है देहगुहा, जैसा अभी हमने आपको समझाया था कि देहगुहा के बीच का स्पेस, यानी ये एक्टोडर्म थी हमारी, ये एंडोडर्म थी, बीच का जो ये स्पेस आप देख रहे हो खाली स्पेस, ये भरा हुआ होता है किसके द्वारा, मीजोडर्म सेल्स के द्वारा। ये जो स्पेस होता है ये फिलअप होता है। अब देखिए इस तरीके से अगर स्पेस भरा हुआ है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, तो जब यहाँ स्पेस है ही नहीं तो हम इसे कैसे क्या कहेंगे, सीलोम को एसिलोम, यानी सीलोम एब्सेंट, यहाँ सीलोम पाई नहीं जा रही, देहगुहा नहीं पाई जाती। ऐसे जंतु कौन से हैं जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती, इसका एग्जाम्पल है जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती, एग्जाम्पल है इसका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, यानी कि फ्लैट वॉर्म्स, जैसे लिवर फ्लूक, टीनिया सोलियम। नेक्स्ट सीलोम का जो हम बात करें, दूसरी प्रकार की सीलोम है या जिसे हम कहते हैं सीडोसीलोम। सीडोसीलोम यानी कि फाल्स सीलोम, झूठी देहगुहा, मतलब हम कह भी नहीं सकते कि भाई ये सीलोम है या नहीं है। सो हमारी डेफिनेशन पे जाते हैं। हमने बताया आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का जो स्पेस है उसे हम कहते हैं सीलोम। तो यहाँ ये कैसी होगी, सीडोसीलोम किस तरह की दिखाई देगी, देखिए ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म हमारी। अब इसमें क्या है कि जो आउटर लेयर आप देख रहे हो, एक्टोडर्म की जो आउटर लेयर देख रहे हो, यहाँ पे मीजोडर्म सेल्स या मीजेनकाइम टिश्यू या मीजेनकाइम सेल्स भी कह सकते हैं। ये देखिए ये मीजेनकाइम जो प्रिमिटिव मीजोडर्म होती है, इसके द्वारा क्या होता है, आउटर लेयर पर, यानी कि एक्टोडर्म की आउटर लेयर पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और यहाँ यानी कि इस तरफ अंदर की तरफ ये नहीं पाई जाती। तो ऐसी सीलोम को आप क्या कहेंगे, फाल्स सीलोम, या ऐसे एनिमल्स को वो हम बोलेंगे सीडोसीलोम। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंडोडर्म लाइंड बाय मीजोडर्म ओनली आउटसाइड, केवल मीजोडर्म कवर तो कर रही है, लेकिन किसको कवर कर रही है, केवल आउटसाइड लेयर को कवर कर रही है, यानी कि एक्टोडर्म को कवर कर रही है, लेकिन एंडोडर्म को कवर मीजोडर्म नहीं कर रही। इसलिए ऐसी देहगुहा कैसी कहलाएगी, सूडोसीलोम कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल देखिए। इसके बाद नेक्स्ट फाइलम हमारा आता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केहेल्मिन्थीज, जिन्हें राउंड वर्म भी कहते हैं, गोल कृमि। ये जो एनिमल्स होते हैं एस्केहेल्मिन्थीज के, इनकी बॉडी जो होती है हमेशा इस तरीके से, इनका एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन जो होता है किस तरह से होता है, नुकीला होता है, पॉइंटेड होता है इस तरीके से, ये इनकी पहचान होती है। अधिकतर वर्म्स जो हैं, कृमि जिनको हम बोलते हैं, सभी एस्केहेल्मिन्थीज कैटेगरी में आते हैं, और इनमें कौन सी सीलोम पाई जाती है, सीडोसीलोम। इसके बाद तीसरा है, जिन जंतुओं में सीलोम मिलती है, ट्रू सीलोम पाई जाती है, जिन्हें हम कहते हैं ट्रू सीलोम या ट्रू एनिमल्स हम बोल सकते हैं इनको। वास्तविक देहगुहा इनमें पाई जाती है। तो इनमें कंडीशन कैसी होगी, देखिए ट्रू सीलोम जिन भी जंतुओं में पाई जाती है कैसे दिखाई देंगे, किस तरह की सीलोम होगी उसमें, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, ये तो हमें पता ही है, और इनके बीच का स्पेस क्या है, सीलोम कह रहे हैं हम इसको। ट्रू सीलोम किसको बोलेंगे, जिसमें जो बीच का स्पेस भरा हुआ है
ये मेसेनकाइम जो लेयर है ये इसके देखो एक तो आउटसाइड लेयर पर इस तरीके से जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट थी, इसी तरीके से ये यहाँ से फैलने के बाद इस तरीके से इनर लेयर पर यानी कि एंडोडर्म पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं, इस कंडीशन को जो है हम कहते हैं ट्रू सीलोम। देखिए इसको देखिए यहाँ पे स्पेस फिल्ड बाय मेसेनकाइम सेल्स कंप्लीटली, दैट इज नोन एज एसिलोमेट एनिमल्स एंड pseudocoelom when the space between ectoderm and endoderm filled only outside layer of ectoderm, and here you can see the true coelom where space between ectoderm and endoderm filled outside and inner wall of endoderm completely। इसे हम कहेंगे वास्तविक देह गुहा। तो सभी जंतुओं में यानी कि एस्केल्मंथीज के बाद जितने भी फाइलम आते हैं कोर्डेटा तक, सभी के अंदर कौन सी सीलोम पाई जाती है? ट्रू सीलोम पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि देह गुहा का विकास कैसे होता है। देखिए देह गुहा का डेवलपमेंट जो है, अगर हम बाद में इसको और बांटना चाहें सीलोम को, सीलोम जब हमारा टॉपिक चल रहा है तो हम बता देते हैं कि सीलोम फिर आगे चल के जंतुओं को दो पार्ट्स में और दो तरह की सीलोम हो सकती है, शाइजोसीलोम एंड एंटीरोसीलोम। शाइजोसीलोम एंड एंटीरोसीलोम, मतलब कि देह गुहा का विकास भी दो तरीके से होता है। ठीक है, एक तरह से अगर मीजोडर्म के फटने से होता है, स्प्लिट बाय मीजोडर्म व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ सीलोम बाय द स्प्लिशन या स्प्लिशन बाय मीजोडर्म, उसे हम कहेंगे शाइजोसीलोम। ठीक है, और अगर एंडोडर्म में लेटरल साइड पर पाउच बनते हैं, यानी कि अगर सीलोम का विकास एंडोडर्म में लेटरल साइड पे पाउच बनने से अगर होता है तो ऐसी सीलोम कहलाती है एंट्रोसीलोम। देखिए आपको बना के बताते हैं किस तरीके से है ये। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि ये हमारी सीलोम है, ट्रू सीलोम जिसे हम कह रहे हैं। इसके बीच में इस तरीके से ये मीजोडर्म अरेंज रहती है, कवर करके रखती है एक्टोडर्म को और एंडोडर्म को। ये आप देख रहे हैं, ये सारा स्पेस सीलोम है। शाइजोसीलोमेट लेते हैं, कैसे बना शाइजोसीलोमेट से? देखिए इस तरीके से एंडोडर्म, एक्टोडर्म और इनके बीच में इस तरीके से मीजोडर्म, या इसको हम कह सकते हैं टीनोब्लास्ट सेल्स। ये टीनोब्लास्ट सेल्स है। इसमें जब स्प्लिशन होता है यानी कि ये जब फटती हैं, शाइजोन का मतलब यही होता है, शाइजोन का मतलब होता है टू स्प्लिट, फटना। ये जो मीजोडर्म है अगर बीच में से फटती है तो देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ये इस तरीके से दिखाई देगी। इसके फटने से ये जब फटना शुरू करेगी तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ फैलने लगेगी। फटते फटते इस तरीके से ऊपर की तरफ ये ग्रोथ करेगी और इस प्रकार से सीलोम का फॉर्मेशन कर देगी। यानी तो हमने यही बताया था परिभाषा के हिसाब से कि अगर मीजोडर्म के फटने से सीलोम का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कहलाती है ऐसी शाइजोसीलोम, जिसमें एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स आते हैं। इसी तरीके से यहाँ बात करते हैं कि एंटीरोसीलोम किस तरह की होगी। एंटीरोसीलोम में देखिए ये एंडोडर्म,
ये एक्टोडर्म, इसके बीच में अभी हमने बताया कि लेटरल साइड पर, एंडोडर्म के लेटरल साइड पर पाउच बनते हैं जिनकी आउटग्रोथ से इस प्रकार की सीलोम का फॉर्मेशन होता है। तो कैसे आउटग्रोथ देखिए, ये लेटरल साइड है, एंडोडर्म की लेटरल साइड है, एंडोडर्म की लेटरल साइड से इस प्रकार पाउच, इस प्रकार से पाउच बनना शुरू हो जाते हैं और ये पाउच किस तरफ ग्रोथ करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करेंगे और ऊपर की तरफ ग्रोथ करके इस तरीके से सीलोम का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम कहेंगे एंटीरोसीलोम। सो यहां हमने आपको बताया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का तीसरा आधार सीलोम। मुख्य रूप से आज के समय जितने भी आप एनिमल्स देखते हैं उनको क्लासिफाई करने में इनका योगदान है। स्टोरर एंड यू सिंगर का जो आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसका बेस भी यही है, जिसमें हमने आपको ये 3 पॉइंट बताए। एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सेगमेंटेशन एंड एम्ब्रियोलॉजिकल बेस in next video, next class. So thank you.